चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। और आज हम केमिस्ट्री का पार्ट नंबर दूसरा करेंगे, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं। तो एक चैप्टर मैंने करवा दिया था जिसमें 25 क्वेश्चन करा लिए थे। 1000 से 1025 तक हमने कर लिए थे। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे 1026वें क्वेश्चन का। 1026वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। चलिए बताएं, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। FeO, Fe2O3, Fe3O3 या Fe3O4। आयरन ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। तो आप सभी ने बता दिया है, आयरन ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। क्या लिखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। यह आयरन के 3 प्रमुख ऑक्साइड में से क्या है, यह आयरन के 3 प्रमुख ऑक्साइड में से एक हैं। आयरन के 2 अन्य प्रमुख ऑक्साइड कौन कौन से, Fe2 और Fe3O4 है। चलिए अगला क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा। FeSO4H4H2O, FeSO4 6H2O, FeSO4 7H2O या FeSO4 5H2O। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही जवाब है कि फेरन सल्फेट क्रिस्टल का जो रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2O। फेरल सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है FeSO4 7H2 है। यह क्या है, यह आपके सफ़ेद, पीले और नीले हरे रंग का क्रिस्टल होता है। क्या होता है, यह आपके सफ़ेद, पीले और नीले रंग का क्रिस्टल होता है। अगला क्वेश्चन 1028वां, कि जब लोहे की फाइलिंग में जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो तब क्या होता है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है, बताएं। केवल क्लोराइड तैयार होता है, केवल अभिक्रिया नहीं होती, हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है, या केवल हाइड्रोजन गैस तैयार होता है। आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कराना है, ठीक है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब आपका हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है। क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है। क्योंकि आयरन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये होता है Fe+2HCl FeCl2+H2। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जामिनर पूछ चुका है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। 8, 6, 5 या 7। वेरी वेरी गुड, 1029 डी वाला बिल्कुल सही। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में आपके 7 अणु उपस्थित होते हैं। कितने अणु, 7 अणु। तो आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब बता दिया होगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में 7 अणु उपस्थित होते हैं। कितने अणु उपस्थित होते हैं, 7 अणु उपस्थित होते हैं। इसको पूरा बता देता हूँ। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O के एक अणु में जल के कितने, 7 अणु उपस्थित होते हैं। यह कमरे के तापमान पर हल्का हरा होता है। इसका उपयोग रंग उद्योग, मोहर, लवण बनाने, स्याही बनाने आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आयरन के अणु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। आयरन के अणु की उपस्थिति में जलने पर आपके किसका निर्माण होता है। Fe3O2 का, FeO3 का, Fe2O3 का या Fe2O का, बताएं। 1030। वेरी गुड। आयरन के अणु की उपस्थिति में जलने पर जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है आपका Fe2O3 का। क्या, आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर जो निर्माण होता है वो होता है Fe2O3 का। देख लेते हैं। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। और फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ये है आपका, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान का संरक्षण एक गंभीर समस्या है। किसका संरक्षण आपका एक गंभीर समस्या है। AU, PT, AL या Fe। आप सभी को उनका याद है। AU को क्या कहते हैं,
Fe को क्या कहते हैं, Al को क्या कहते हैं, ये सभी आपको पता है। का संरक्षण, तो बिल्कुल सही, Fe का संरक्षण एक गंभीर समस्या है। देख लेते हैं क्या है इसका। Fe लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से लोहे जैसी कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती हैं। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यश देलेपन कहते हैं। वेरी गुड। लोह जंग का रंग कैसा होता है? लोहे में जो जंग लगती हैं उसका जो रंग होता है वो क्या लाल ग्रे होता है, लाल नीला होता है, लाल भूरे रंग का होता है, या लाल पीला होता है? बताएं। जंग का जो रंग होता है वो कैसा होता है? 1032, बिल्कुल सही, वेरी गुड। वो होता है आपके लाल भूरे रंग का। लोह जंग का जो रंग होता है वो होता है आपके लाल भूरे रंग का। अगले क्या पूछा हुआ है? लोहे में लगने वाले जंग का रंग लाल भूरा होता है। लोह में जंग लगने का जो प्रमुख कारण है आयरन ऑक्साइड है, जिससे लोहे के अणु नमी युक्त ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, फेरस क्लोराइड का जो आणविक सूत्र है वो क्या है? फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? Fe2Cl, FeCl2, Fe2Cl3 या FeCl? क्वेश्चन पूछा हुआ है फेरस क्लोराइड का जो आणविक सूत्र है वो क्या है? 1033, बताएं। देखो, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो नए हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। फेरस क्लोराइड का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है FeCl2। क्या होता है? FeCl2। फेरस क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक आणविक सूत्र होता है FeCl2 है। फेरस क्लोराइड यौगिक में क्षार डालने पर फेरस हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। मैग्नीशियम के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो ऐड होना चाहते हैं वो ये नंबर हैं 9753749986 पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन 1034, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है? जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, या मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है? वेरी गुड। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो जो यौगिक उत्पन्न होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। देख लेते हैं। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम रिबन के रूप में प्रयोगशाला में रखा जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो वह क्या होती है? वह चमकदार चांदी जैसे सफ़ेद रंग की तरह जलता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण ये है 2Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 एवं यह आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त का तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मैग्नीशियम मिल्क का जो प्रयोग है वो किस प्रकार किया जाता है? लैक्सेटिव के, दर्दनाशक के, समान औषधि के, या एंटीबायोटिक के? मैग्नीशियम मिल्क का जो प्रयोग है वो किस प्रकार किया जाता है? 1035, वेरी वेरी गुड। तो मैग्नीशियम मिल्क का जो प्रयोग किया जाता है वो लैक्सेटिव के द्वारा किया जाता है, लैक्सेटिव के द्वारा किया जाता है। मैग्नीशियम मिल्क या मिल्क आप मैग्नीशियम, देखो आप क्या कहते हो? मैग्नीशियम मिल्क कहते हो या मिल्क आप मैग्नीशियम का दुधिया रंग का मैग्नीशियम हाइड्राइड MgOH2 का निलंबन है, जिसका प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने या लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और रिक्त स्थान एक रंगीन पाउडर में बदल जाता है। काला, ग्रे, सफ़ेद या पीला? बताएं। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और एक रिक्त स्थान रंगीन पाउडर में बदल जाता है। वेरी वेरी
गुड आंसर। तो वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका सी वाला, सफ़ेद। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और वह सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जिनको कल आखिरी तारीख है, जिनको ये 1500 क्वेश्चन लेना है तो कल ले लेना। कल रात की 12 बजे तक आपको ये 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके लिए आप इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, है ना, किसी से भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, जिसमें आपके 1500 क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन फिजिक्स के, 300 केमिस्ट्री के, 300 बॉटनी के, 300 जूलॉजी के, 300 इंग्लिश के। ये सब आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे। तो जिनको लेना है, ऑफर चल रहा है, अभी कल आखिरी है, तो जिनको लेना है ले लेना, ठीक है, 100 रुपये में। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना। जिनको फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो भी यही नंबर है, और जिनको नोट्स लेना है तो भी यही नंबर है, ठीक है। जब मैग्नीशियम धातु जलती हैं तो वह हवा में पानी वाले ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जो जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफ़ेद पाउडर बनाते हैं। 2 Mg + O2 2 MgO सफ़ेद ऑक्साइड। 1037 निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलयन है? किसमें आपका MgCl2 विलयन है? मिट्टी के तेल में, एसीटोन में, पेट्रोल में या जल में? बताएं। एक मिनट हो। तो आपने बता दिया किसमें MgCl विलयन है, तो जल में आपका क्या है? MgCl2 विलयन है जल में। अगला क्वेश्चन है, तांबे और जस्ते के साथ 1038 तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? Al, Sn, Au या Pb? 1038 वेरी वेरी गुड आंसर। 1038 का हो जाएगा आपका बी, Sn जोड़ा जाता है। क्या? तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए Sn जोड़ा जाता है। तांबा और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए 3 रासायनिक तत्वों को जोड़ा जाता है। इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? 3 का जो रासायनिक प्रतीक है वो है आपका Sn, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 50, और यह आवर्त श्रेणी के चतुर्थ समूह की एक धातु है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, MgO का विलयन किस में होता है? MgO का जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है, उभयधर्मी होता है, उदासीन होता है या क्षारीय होता है? MgO का जो विलयन होता है वो कैसा होता है? 1039 क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड, शाबाश। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी का काम है करना। MgO का जो विलयन होता है वो होता है क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एक धातु ऑक्साइड है जिसमें विलयन की प्रकृति क्षारीय है। यह कार्बनिक यौगिक है तथा और लाल लिटमस पेपर को क्या कर देती हैं? नीला कर देती हैं। यह क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में आता है कि कौन सा कार्बन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो MgO का विलयन। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 1040। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार रिक्त स्थान लौह के साथ जलता है, सफ़ेद, हरी, लाल या नीली? बिल्कुल सही। तो मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैग्नीशियम रिबन को जलाने में सफ़ेद राख उत्पन्न होती हैं, जिसे बनाने के लिए पानी में क्या घोला जाता है? बताएं। मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट? 1041। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती हैं, जिसे बनाने के लिए पानी में क्या घोला जाता है? बिल्कुल सही, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड घोला जाता है। क्या घोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड घोला जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती हैं, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। MgO + H2O MgOH2। शीशे के ऊपर आ जाते हैं। 42वां क्वेश्चन, कि लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप जो निर्मित होता है वो क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के जो परिणाम स्वरूप जो निर्मित होता है ना, वो लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, ठीक है।
ए वाला। लेड नाइट्राइड का तापीय अपघटन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। इसमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। किस प्रकार, ये देख लो। 2BbNO3 2 तापमान 2PbOS प्लस 4NO2G प्लस O2G। ठीक है। 1043वां क्वेश्चन है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से जो अभिक्रिया करती है तब लेड कॉपर निर्मित होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जल निर्मित होता है या लेड क्लोराइड निर्मित होता है। जब लेड कॉपर धातु क्लोराइड से विलयन में जो अभिक्रिया करती है ना, वो अभिक्रिया करती हैं बिल्कुल सही, वो लेड क्लोराइड निर्मित करती हैं। क्या करती हैं? लेड क्लोराइड निर्मित करती हैं। क्या क्वेश्चन है आपके सामने बता देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए आपके सामने। और अगला क्वेश्चन पारे के ऊपर 1044। अम्ल गमन बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? अम्ल गमन बनाने के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण धातु एल्यूमिनियम, पारा, लोहा या टंगस्टन। 1044। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अम्ल लगन बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, वो है आपकी पारा। क्या है? पारा है आपकी, बिल्कुल सही। पारा अम्ल लगन बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। 1046वां। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? कौन सी धातु हैं जो कमरे के तापमान पर एकदम तरल रूप में होती हैं? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम या पारा? चलिए बताएं। बिल्कुल सही, 1045 का आ जाएगा आपका पारा। क्या हो जाएगा? पारा। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती हैं? तो वो हो जाएगी आपकी पारा। क्या क्वेश्चन है? पारा मतलब होता है Hg। साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। पारा आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के जिंक परिवार का सदस्य हैं, जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 80 होता है। 1046 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है? कैल्शियम, पोटेशियम, पारा और सोडियम। 1046। वेरी वेरी गुड, पारा। 1047 पर आ जाते हैं। निम्न में से आपको विषम चुनना है। पारद या क्विक सिल्वर, हाइड्रोराइजिरम या ब्रोमीन। बताएं। आपको 1047 का बताना है। तो बिल्कुल सही, अलग चुनना है विषम। ब्रोमीन बिल्कुल अलग हो जाएगा। कौन सा? ब्रोमीन। बता देता हूँ क्यों हो जाएगा। पारा Hg, पारा क्या है? पारा का जो रासायनिक है वो है Hg है। एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक और अगर आपसे पूछ ले कि पारा का एक और नाम क्या है, तो पारा को हम किस नाम से जाने जाते हैं? पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोराजिज्म पारा का लैटिन नाम है। और अगर आपसे पूछ ले कि पारा का लैटिन नाम क्या है? हाइड्रारजिरम। ये क्या है? पारा का लैटिन नाम है। ब्रोमो क्या है? ब्रोमो आपका एक प्रकार की औषधि है, जिसका प्रयोग सिर दर्द को दूर करने में तथा प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। ब्रोनो का क्या है? सिर दर्द दूर करने में ब्रोमो एक औषधि है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? अच्छा, ये सब पारे के हैं और ये अलग हैं ब्रोमीन। 148। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो आप सभी को अभी बताया। क्विक सिल्वर हम किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर हम कहते हैं मरकरी को। ठीक है, मरकरी को उसकी सिल्वर जैसे चमक और गतिशीलता के कारण हम क्विक सिल्वर कहते हैं। 1049। 1049वां क्वेश्चन पूछा हुआ है। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीले होता है किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन का, मरकरी का, आर्सेनिक का या कैडमियम का? 1049। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही, बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप में अत्यंत जहरीले होता है जिसका जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं हम मरकरी का प्रयोग करते हैं। और 1000 पारंपरिक थर्मामीटर में पारे का जो प्रयोग होता है वो क्योंकि यह चमकदार होता है तथा थर्मामीटर की दीवार पर चिपकता नहीं है तथा इसका ऊष्मीय प्रसार एक समान होता है। पारा प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है। इसका जो कारण है इसकी निम्न आयनी क्षमता का, इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक का, इसका उच्च वाष्प दाब का और इसकी उच्च आणविक क्रिया का।
बिल्कुल सही जवाब बी वाला। पारा Hg एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती हैं। इसका कारण यह है कि इसमें अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और कमजोर धात्विक बंध होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक 234 के तथा अपेक्षित घनत्व 13.6 होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी वाला। ये मैंने आज आपको फिर 25 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और अगर हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा 9753749986 पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे 3 बजे, ठीक है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो एक बार यस लिख देना। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो बायोलॉजी की है, कल आपकी 10वीं क्लास हो गई थी, आज की आपकी 11वीं क्लास है, जिसमें आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा श्वसन। तो कोई भी बातें न करें, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, आपकी डेली 9 बजे क्लास होती है, ठीक है, और आपका चैप्टर है 11वां। तो सभी क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि श्वसन जो होता है, प्रकाश में केवल उन कोशिकाओं में जो हरी नहीं होती हैं, प्रकाश व अंधेरे दोनों में उन कोशिकाओं में जो हरी नहीं होती हैं, सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश व अंधेरे दोनों में, या सभी जीवित कोशिकाओं में केवल प्रकाश में। श्वसन किस में होता है? आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आ चुका होगा। चलिए बताएं क्या हो जाएगा। तो श्वसन में जो होता है, श्वसन होता है सभी जीवित कोशिकाएं में। किसमें? श्वसन जो होता है सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश व अंधेरे दोनों में होता है। श्वसन रात में और दिन में दोनों में होता है और सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में श्वसन का जो स्थल है, कोशिका में श्वसन का जो स्थल है वो क्या कहलाता है? राइबोसोम, केंद्रक, गाल्जिकाय या माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में श्वसन का जो स्थल है वो क्या कहलाता है? आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं तो लाइसोसोम को कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोशिका में श्वसन का जो स्थल है वो भी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस उपस्थित होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो उपस्थित होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, रिक्तिका में होता है या केंद्रक में होता है? बताएं, ग्लाइकोलाइसिस जो उपस्थित होता है वो किस में होता है? बताएं तीसरे नंबर का। तो ग्लाइकोलाइसिस उपस्थित होता है आपके कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है 4थे नंबर का, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय या ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र एवं वसी अम्ल के ऑक्सीकरण के बीच में कड़ी होती है। क्या क्वेश्चन है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचय या ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र एवं वसी अम्ल के ऑक्सीकरण के बीच में जो कड़ी होती हैं उसे एसिटाइल कहते हो, ऑक्सेलो एसीटेट कहते हो, सिट्रिक अम्ल कहते हो या पाइरुविक अम्ल कहते हो? बताएं। तीसरा 4थे नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय या ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र एवं वसी अम्ल चक्र के थीटा ऑक्सीकरण के बीच में जो कड़ी होती है ना, उसे हम कहते हैं एसिटाइल CoA कहते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, यूकेरियोट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा ATP का जो शुद्ध लाभ होता है वो होता है 20 ATP, 36 ATP, 46 ATP या 8 ATP। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? यूकेरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा ATP का जो शुद्ध लाभ होता है वो कितने ATP होता है? 6ठे नंबर का क्वेश्चन, तो वो जो होता है आप सभी को पता है वो क्या होता है? 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो, 5वें नंबर का बिल्कुल सही, वो होता है आपका 36 ATP, है ना। यूकेरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा ATP का जो शुद्ध लाभ होता है वो होता है 36 ATP। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? बताएं। अनाक्षी श्वसन का 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, अनाक्षी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो कौन सा है? ग्लूकोज, पाइरुविक अम्ल, एथाइल एल्कोहल तथा CO2 या इनमें से कोई नहीं। मैं किसी भी, आप सभी के आंसर भी सही आ रहे हैं, मैं किसी भी कमेंट पर कोई आज ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। आज हम
देखेंगे कितने दिन में अपन अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो पहली बार देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ जाना। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पादन कौन सा होता है? था छठे नंबर का, बिल्कुल सही। तो वो लास्ट उत्पादन होता है इथाइल एल्कोहल तथा CO2। अगला क्वेश्चन है आक्षीय श्वसन तथा अनाक्षीय श्वसन की सामान्य अवस्था कौन सी है? आक्षीय श्वसन तथा अनाक्षीय श्वसन की जो सामान्य अवस्था है टाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स चक्र। आक्षीय श्वसन तथा अनाक्षीय श्वसन की जो सामान्य अवस्था होती है ना, वो कौन सी होती है बताएं। वेरी वेरी गुड। आक्षीय श्वसन तथा अनाक्षीय श्वसन की जो सामान्य अवस्था होती हैं वो ग्लाइकोलाइसिस होती हैं। क्या होती हैं? 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होती हैं। 8वें नंबर, जब पायरुविक अम्ल के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला चैप्टर, जब पायरुविक अम्ल के एक अणु में अनाक्षीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है तो क्या होता है? 3 ATP अणु की हानि होती है, 6 की होती है, 2 की हो, 2 का लाभ होता है या 4 का लाभ होता है? बताएं। जब पायरुविक अम्ल के एक अणु के अनाक्षीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है तो क्या होता है? बिल्कुल सही, उसमें 6 ATP अणु की हानि होती है। क्या होती है? 6 ATP अणु की हानि होती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? बताएं। श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का जो निर्माण होता है वो ग्लाइकोलाइसिन में होता है, क्रेब्स चक्र में होता है, HMB मार्ग में होता है या CO2 में होता है? बताएं किस में होता है? शाबाश, 9वें नंबर का क्वेश्चन, वो होता है आपके ग्लाइकोलाइसिस में होता है। श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का जो निर्माण होता है वो होता है आपके कहाँ पर? श्वसन में के दौरान पायरुविक अम्ल का जो निर्माण होता है वो ग्लाइकोलाइसिस में होता है। क्रेब्स चक्र होता है, ये मैंने कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्रेब्स चक्र होता है डिक्टियोसोम, माइट्रोकांडियल मैट्रिक्स में, लाइसोसोम में या अंत प्रद्रव्य चलिका में। 10वां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रेब्स चक्र जो होता है वो किस में होता है? वेरी गुड, शाबाश, ये हुई ना बात, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो क्रेब्स चक्र होता है आपका माइट्रोकांडिया। सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य कौन सी कड़ी होती है? ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच की जो कड़ी होती है वो कौन सी होती है? सिट्रिक अम्ल होता है क्या? एसिटाइल CoA होता है क्या? सक्सिनी अम्ल होता है या ऑक्सेलो एजेटिक अम्ल होता है? ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य कौन सी कड़ी होती है? 11वां क्वेश्चन, बिल्कुल सही। तो उनके बीच की जो कड़ी होती है एसिटाइल CoA होता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ग्लाइकोलाइसिस का लक्षण क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का जो लक्षण है वो क्या है? प्रोटीन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में बदलना, स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना या ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना। ग्लाइकोलाइसिस का लक्षण क्या है? 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सही। 12वें का आ जाएगा आपका D वाला। क्या आ जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस का जो लक्षण होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना। जो पहली बार देख रहे हैं, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना, 9753749986। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र के सक्सीनेट स्तर पर हटने वाले हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण किए जाते हैं FAD द्वारा, ADP के द्वारा, ATP के द्वारा या NAD के द्वारा? बताएं। 13वें नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा और 13वें का हो जाएगा आपका A, FAD के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पौधों में ऑक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? पौधों में ऑक्सीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो CO2 तथा ऊर्जा है, CO2 जल तथा ऊर्जा है, जल तथा ऊर्जा है या CO2 तथा H2O2 है? पौधों में ऑक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? वेरी गुड, शाबाश, वो है आपका CO2 जल तथा ऊर्जा। पौधों में ऑक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 जल तथा ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? यद्यपि 15वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने,
15वें नंबर का है कि यद्यपि श्वसन में CO2 बाहर निकलती हैं, यद्यपि श्वसन में CO2 क्या है, बाहर निकलती हैं, फिर भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा स्थिर रहती है। क्यों? क्योंकि CO2 कार्बोनेट चट्टानें बना देती हैं। CO2 एक बफर होती हैं। CO2 प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बोट्रेट में बदल जाती हैं, या प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत CO2 का अपघटन हो जाता है। वेरी गुड। यद्यपि श्वसन में CO2 बाहर निकल जाती है, फिर भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा स्थिर रहती हैं। क्यों स्थिर रहती हैं? क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किण्वन का अवायवीय उत्पाद कौन सा है? किण्वन का अवायवीय उत्पाद कौन सा है? एल्कोहल व लिपोप्रोटीन, ईथर व न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल, या एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल व समान यौगिक। किण्वन का अवायवीय उत्पाद कौन सा है? बी, बिल्कुल सही। किण्वन का अवायवीय उत्पाद जो होता है वो होता है एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल व समान यौगिक। क्या होता है? एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल व समान यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण जो होता है वो कहाँ पर होता है? ऑक्सीकरणी फास्फोलीकरण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में होता है, श्वसन में होता है, वाष्पोत्सर्जन में होता है, या प्रोटीन संश्लेषण में होता है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑक्सीकरणी फास्फोरीलीकरण जो होता है वो किस में होता है? तो वो जो होता है वो आपके श्वसन में होता है। कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा का जो सामान्य स्रोत है DNA है, ATP है, RNA है, या NAD है। कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा का जो सामान्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ATP। आपको EMP पथ के दौरान कुल ATP का जो उत्पाद होता है, EMP का फुल फॉर्म भी बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, EMP पथ के दौरान ATP का जो उत्पाद होता है वो कितने उत्पाद होता है? तो वो होता है आपके 8 ATP। कितने होते हैं? EMP पथ के दौरान का कल ATP उत्पाद जो होता है वो होता है 8 ATP। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अधिगमन तंत्र स्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अधिगमन तंत्र जो स्थित होता है वो बाहरी झिल्ली में होता है, आंतरक्रिस्टी कोष्ठ में होता है, आंतरिक झिल्ली में होता है, या मैट्रिक्स में होता है। वेरी वेरी गुड आंसर। 20वें का बिल्कुल सही जवाब है। 20वें का आ जाएगा आपका आंतरिक झिल्ली में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अधिगम तंत्र जो स्थित होता है वो होता है आपकी आंतरिक झिल्ली में होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में फास्फेट बंधक ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में उत्पाद जो होता है वो अनाक्षी श्वसन में होता है, गाइकोलाइसिस में होता है, क्रेब्स चक्र में होता है, या इनमें से कोई नहीं। श्वसन क्रिया में फास्फेट बंधक ऊर्जा का जो सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पाद होता है वो कैसे होता है? 21वां। सब्सक्राइब करना रे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। 21वां का बिल्कुल आपका आ जाएगा कि श्वसन क्रिया में फास्फेट बंधक ऊर्जा को सबसे मात्रा में जो उत्पाद होता है वो क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP के जो निर्माण के लिए जो आवश्यकता होती हैं वो O2 की होती हैं, NADP की होती है, FMN की होती हैं, या पायरुविक अम्ल की होती है। बताएं। 22वां क्वेश्चन आपके सामने कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण के लिए जो आवश्यकता होती हैं वो किसकी होती हैं? बिल्कुल सही, वो जो होती हैं आपकी O2 की होती हैं। क्या होती हैं? O2 की आवश्यकता होती है। 23वें नंबर का क्वेश्चन, एसिटाइल CoA के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ? एसिटाइल CoA के एक अणु के पूर्व ऑक्सीकरण से कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? 12 ATP, 15 ATP, 19 ATP, या 38 ATP। 23वां क्वेश्चन। वेरी गुड। तो एसिटाइल CO के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीजन से आपके 12 ATP का अणु उत्पन्न होते हैं। कितने? 12 ATP। अगला क्वेश्चन आपके सामने 24वां, श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं किस में नियंत्रित होती हैं? श्वसन की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं वो किस में नियंत्रित होती हैं? ऑक्सिक द्वारा, शुगर के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, या काइनेटिक के द्वारा।
24वें नंबर का क्वेश्चन, श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं किसमें नियंत्रित होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं जो नियंत्रित होती हैं वो एंजाइम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है मेरे प्यारे भाई बहन? एंजाइम के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन में एटीपी का संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन से, फाइटोक्रोम से, साइटोक्रोम से या इलेक्ट्रॉन से? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में एटीपी का संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है ना, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती हैं आपके इलेक्ट्रॉन से। 26वें नंबर का, कि पायरुविक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी अणु की संख्या होती है? क्या क्वेश्चन है? 26वें नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पायरुविक अम्ल के एक अणु के पूर्व ऑक्सीकरण में कितने एटीपी अणुओं की संख्या होती है? तो आप सभी को पता है 2, 8, 15 या 30। कितनी होती हैं? शाबाश, वो होती हैं 2 नहीं, अरे 2 नहीं, 8 नहीं, 10, 30 नहीं, वो होती हैं आपकी 15। ठीक है। अच्छा ये बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो लग रहा हो तो लाइक का बटन आता है, वो अगर पास में अगर दबाने का मन हो तो दबा देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ठीक है। साइटोक्रोम किस में सहायता करता है? साइटोक्रोम आपकी किस में सहायता करता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में, ऊर्जा की विमुक्ति में, इलेक्ट्रॉन के परिवहन में या वृद्धि में? 27वां क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइटोक्रोम किस में आपकी सहायता करता है? वेरी गुड, साइटोक्रोम जो सहायता करता है वो इलेक्ट्रॉन के परिवहन में करता है। किसके? इलेक्ट्रॉन के परिवहन में आपके साइटोक्रोम सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए जो आवश्यकता होती है, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए जो आवश्यकता होती हैं वो कार्बनिक ईंधन की होती हैं, साइटोक्रोम की होती हैं, सूर्य के प्रकाश की होती हैं या कार्बन बंधक की ऊर्जा की होती है? वेरी गुड, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए जो आवश्यकता होती हैं वो साइटोक्रोम की होती है। सार्वभौमिक हाइड्रोजन ग्राही कौन सा है? सार्वभौमिक हाइड्रोजन जो ग्राही हैं वो एटीपी हैं, एफएमएन है, सीओए है या एनएडी है? बताएं, सार्वभौमिक हाइड्रोजन ग्राही हैं वो कौन सा है? 29वें नंबर का क्वेश्चन। वाओ, वेरी गुड, डी वाला, एनएडी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ईटीसी के अंत में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। आपको सबसे पहले तो ईटीसी का फुल फॉर्म बताना है। ईटीसी के अंत में जो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वो साइटोक्रोम से जुड़ता है, H2 से जुड़ता है, O2 से जुड़ता है या H2O से जुड़ता है? एटीसी में अंत में इलेक्ट्रॉन जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है? वो जो जुड़ता है वो जुड़ता है आपके O2 से जुड़ता है, O2 से जुड़ता है। ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 31वें नंबर का क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? चलिए बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ये किसी के ए किसी के बी। 6,686,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,86,000। किण्वन क्या है? बी वाला आएगा, है ना। किण्वन आपका क्या है? अनाक्षी श्वसन है, कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण अपचयन है, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण है या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएं, किण्वन आपका क्या है? वेरी वेरी गुड आंसर। 32वां का है, किण्वन आपका एक अनाक्षी श्वसन है। अगला क्वेश्चन, दिन के समय हरे पौधे CO2 नहीं छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ते? बताएं।
बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया कि दिन के समय हरे पौधे CO2 नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि उसमें इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। अगला क्वेश्चन, यीस्ट किण्वन के लिए किस एक एंजाइम का स्त्राव करता है? यीस्ट किण्वन के लिए किस एक एंजाइम का स्त्राव करता है? इन्वेस्टर, जाइमेस, डिहाइड्रोजिनेस या एनोल? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, जाइमेस। अगला क्वेश्चन, किण्वन का अंतिम उत्पाद? बिल्कुल सही, किण्वन का अंतिम उत्पाद जब शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो अल्कोहल व एसिटिक एसिड है, CO2 है, अल्कोहल व CO2 है या अल्कोहल है? 35वां बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, अल्कोहल व CO2 है। अगला क्वेश्चन है, वसी पदार्थ का RQ जो होता है वो प्राय कितना होता है? वसी पदार्थ का RQ जो होता है वो प्राय 0 होता है, 1 होता है, 1 से अधिक होता है या 1 से कम होता है? बताएं। वेरी गुड, 36वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। वसी पदार्थ का जो RQ होता है वो होता है आपके 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। श्वसन गुणांक RQ का जो अनुपात है, श्वसन गुणांक RQ का जो अनुपात है वो कितना होता है? वो होता है निष्कासित CO2 व अवशोषित O2 के आयतन के समान होता है। मौलिक अम्ल का श्वसन गुणांक कितना होता है? क्या क्वेश्चन है? 38वां क्वेश्चन है, मौलिक अम्ल का जो श्वसन गुणांक होता है 0.7, 1, 1.33 या 4? कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? आपके 38वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। 38वें नंबर का बिल्कुल सही जवाब है और ये हो जाएगा आपका सी वाला 1.33। मौलिक अम्ल का श्वसन गुणांक होता है 1.33। श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है? श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है? 39वें नंबर का आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। 39वें नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है आपका रेस्पायरोमीटर। क्या है? श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो उपकरण है वो रेस्पायरोमीटर है। अगला क्वेश्चन 40वें नंबर का 40वें नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कम ताप पर हरे सेबों को संग्रहित किए रखने का सबसे उपयुक्त कारण है? प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह रुक जाता है, श्वसन की दर घट जाती है या श्वसन व प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है? देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी को करना है। 40वें नंबर का क्वेश्चन है और ये आपको बताना है। चलिए बताएं। 40वें नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने हो जाएगा और ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ये हो जाएगा, श्वसन की दर क्या होती है? श्वसन की दर आपकी घट जाती है। अगला क्वेश्चन, मांसल पादपों में श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम होता है। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम होता है पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण, पूर्व अपचयन के कारण, अपूर्ण अपचयन के कारण या अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण? बताइए। 41वें नंबर का बिल्कुल सही और ये हो जाएगा बिल्कुल आपके अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण। 42वां, अंकुरित RD के बीजों का RHQ कितना होता है? 1, 1 से अधिक, 1 से कम या 0? ये 42 क्वेश्चन आपके सामने। 42वें का हो जाएगा 1 से कम। ये मैंने आज आपको, देखो आज क्या था, आज मैं कहीं बाहर था इसलिए आपकी जो क्लास है मैंने ये रिकॉर्ड करके डाल दी थी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपकी एक भी दिन क्लास मिस ना हो इसलिए मैंने आपकी फिर आज 9 बजे एक रिकॉर्डेड क्लास डाली थी जिसमें आपके मैंने 42 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986। ठीक है, आपकी ये वाली क्लास भी मैंने आपको रिकॉर्डेड डाल दी। अब आपकी 12 बजे भी होगी क्लास, फिर आपकी 3 बजे भी होगी और जो लाइव क्लास होगी वो रात को 9 बजे भी होगी। ठीक है, तो ये आज रिकॉर्डेड वीडियो था। अगर आप सभी ने लाइव देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 12 बजे।